नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण के भाग 5 को करेंगे। बच्चों, यदि इसके पिछले 4 भाग आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, ये वाला भाग भी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। देखो, पिछली जो 4 क्लासें थी उसमें हमने अम्ल और क्षारक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे लवणों के बारे में। लवण कैसे बनता है, लवण कितने प्रकार का होता है और लवण से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और आज आपके इस अध्याय 2 को समाप्त कर देंगे। आज ये समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और फिर अगला चैप्टर आपके स्टार्ट कर देंगे। आप इस क्लास को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और आगे जाके आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहाँ पर भी लवण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में। तो आप इस क्लास को पूरी देखोगे ना तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा और आप अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लवण की बात करते हैं, साल्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले तो लवण बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो, हमने पढ़ा था अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो सीधी सी परिभाषा हो गई कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, या जो खारे पानी की झीलें होती है उनके पानी को क्यारियों में सुखाया जाता है। या तो समुद्र के पानी को या खारे पानी की जो झीलें होती है उनके पानी को क्यारियां बना के उसमें सुखाया जाता है। ठीक है, जब वो पानी सूख जाता है तो वो कठोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो कठोर पदार्थ होगा नमक ही होगा, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ होती है। अब अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती है MgCl2, CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये अशुद्धियाँ होती है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने पानी सुखाया था उसका विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विलयन। और इस विलयन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देगा, इन अशुद्धियों को हटा देता है। और जैसे ये अशुद्धियाँ हटेगी तो हमें क्या मिल जाता है, प्योर यानी कि शुद्ध नमक मिल जाता है, साधारण नमक मिल जाता है। तो एक तो नमक प्राप्त करने का तरीका ये है, ठीक है, कि समुद्र के पानी को क्यारियों में सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाने पर वो जो सूखता है उसके अंदर अशुद्धियाँ होती है MgCl2 और CaCl2। इन अशुद्धियों का क्या किया जाता है, विलयन बनाकर इसमें HCl प्रवाहित की जाती है। जैसे ये प्रवाहित करेंगे तो ये अशुद्धियाँ हट जाएगी और हमें प्योर नमक मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। और आपकी जो किताब है ना उसके अनुसार तो क्या है कि अम्ल व क्षारक मिलकर, क्या है बच्चों परिभाषा, कि अम्ल प्लस क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। लवण प्लस क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अम्ल व क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसे बताइए कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं अम्ल ले लेते हैं HCl, सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षारक ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये तो अम्ल है और ये क्षारक है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो देखो, तो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ठीक है, जब अभिक्रिया होती है तो आयनित हो जाते हैं, ये है ना। यहाँ पर ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो देखो, इधर का प्लस वाला तो इधर के माइनस वाले से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा NaCl प्लस, और देखो ये HOH से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O बना लेगा। ठीक है, तो देखो ये तो था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो यहाँ बढ़ गया NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। ये क्या है आपके, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और साथ ही क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, तो आप परिभाषा देखो, लवण की परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अम्ल व क्षारक
मिलकर अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करके, ऐसे लिखो, अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। साथ में लिख सकते हो जल भी, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया लवण कैसे बनता है। अब बच्चों इसके अलावा मैंने एक और चीज आपको बताई थी। एक तो बताया था मैंने प्रबल अम्ल के बारे में, प्रबल अम्ल, ठीक है, बताया था ना प्रबल अम्ल क्या होता है। एक बताया था मैंने दुर्बल अम्ल के बारे में, ठीक है, और ये मैंने आपसे कहा था कि प्रबल क्षारक क्या होता है और दुर्बल क्षारक क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इनको भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर, ठीक है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, है ना। यहाँ प्रबल क्षारक, प्रबल का मतलब ताकतवर क्षारक है और दुर्बल का मतलब कमजोर क्षारक है। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या होती है प्रबल अम्ल की, परिभाषा मैंने आपको बताई थी। बताइए क्या होती है परिभाषा। जो अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, जो अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो कम संख्या में H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जो कम संख्या में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। एक तो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एक है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों जो अम्ल हैं वो कौन से अम्ल हैं? प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, अब देखो दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल है CH3COOH एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक, आप नाम खुद नोट करेंगे, एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, आप नोट्स बनाइए, बढ़िया सा रजिस्टर ले लीजिए, शानदार नोट्स होंगे आपके लिए ये। ठीक है, दुर्बल अम्ल, ठीक है, कौन सा है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रबल क्षारक की। ठीक है, तो देखो प्रबल क्षारक क्या कौन कौन से हैं। एक तो है NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, एक है KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये कौन से अम्ल क्षारक हैं? ये हैं आपके प्रबल क्षारक। ठीक है, अब दुर्बल क्षारक है आपके NH4OH और एक है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये दुर्बल क्षारक के उदाहरण है। तो समझ में आ गया, प्रबल अम्ल का मतलब है ताकतवर अम्ल, दुर्बल अम्ल का मतलब है कमजोर अम्ल। प्रबल क्षारक का मतलब है ताकतवर क्षारक और दुर्बल क्षारक का मतलब है कमजोर क्षारक। ठीक है, अब हम बात करेंगे लवणों के प्रकार की, कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण हमने देख लिया कि लवण कैसे बनता है। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं ये आप कमेंट करना मुझे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लवणों के प्रकार की, कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों लवण 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला है उदासीन या सामान्य लवण, या साधारण नमक भी कह सकते हो। उदासीन लवण या सामान्य नमक या साधारण नमक। ठीक है, दूसरा होता है अम्लीय लवण और तीसरा होता है आपके क्षारीय लवण। ठीक है, अब देखो इनकी परिभाषा भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो सबसे पहला है उदासीन या सामान्य या साधारण नमक, किसे कहते हैं? तो देखो उदासीन या सामान्य जो लवण है उसमें क्या होता है? उसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सामान्य लवण बनाते हैं। प्रबली अम्ल होगा और प्रबली क्षारक होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि अम्ल और क्षारक मिलकर ही तो क्या बनाते हैं? लवण बनाएंगे। तो यहाँ पर लवण कोई सा भी हो उसमें भी अम्ल और क्या होगा? क्षारक होगा। तो देखो प्रबली अम्ल होना चाहिए और प्रबली क्षारक होना चाहिए, ये दोनों अभिक्रिया करके उदासीन लवण बनाएंगे।
उदासीन का मतलब होता है बिल्कुल फ्री हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो देखो ये भी ताकतवर है, ये भी ताकतवर है। जब दोनों भिड़ेंगे तो दोनों की ताकत जब खत्म हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इसलिए इसमें दोनों सेम होंगे, प्रबली तो अम्ल होगा और प्रबली क्या होगा, क्षारक होगा। या फिर दुर्बली तो क्या होगा, अम्ल होगा, प्लस दुर्बली क्या होगा, क्षारक होगा। यानी कि दोनों कमजोर है और दोनों जब कमजोर है तो लड़ेंगे तो क्या होगी, दोनों न तो कोई जीतेगा न कोई हारेगा, मतलब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो परिभाषा आप खुद लिखोगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक मिलकर, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक अभिक्रिया करके, उदासीनीकरण अभिक्रिया करके जो लवण बनाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, उदासीन लवण या फिर साधारण नमक या फिर साधारण लवण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर HCl अम्ल है ना। अब देखो कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, NaOH ये क्षारक है, देखो NaOH प्रबल क्षारक है ना। तो जब ये दोनों मिले तो ये जो सोडियम क्लोराइड बना, ये कौन सा नमक है, ये उदासीन यानी कि सामान्य लवण है, क्योंकि ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल क्षारक है। तो ये जो लवण बन रहा है NaCl, वो कौन सा लवण है भाई, ये साधारण नमक है, ये साधारण लवण है, सामान्य लवण है। तो परिभाषा समझ में आ जाएगी। दोनों में से कोई सी भी एक से लिख सकते हो। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया करके जो लवण बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उदासीन या साधारण लवण कहते हैं। अब देखो दूसरा है अम्लीय लवण, इसका उदाहरण आप दे सकते हो NaCl। ठीक है, अब देखो उदासीन अम्लीय लवण, अम्लीय लवण में क्या होगा कि अम्ल तो ताकतवर होगा और क्षार क्या होगा, कमजोर होगा। मतलब इसमें क्या बनेगा, इसमें एक तो होगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, दुर्बल क्षारक से। दुर्बल, क्योंकि अम्ल व क्षारक मिलकर ही तो क्या बनाएंगे, अम्ल व क्षारक मिलकर ही तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो देखो ये अम्लीय लवण है ना, मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। अम्ल ताकतवर है तो अम्ल की मात्रा इसमें ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो अम्ल तो होगा प्रबल और क्षारक क्या होगा, दुर्बल, तभी तो इसमें अम्ल की मात्रा रहेगी, क्योंकि ये शक्तिशाली होगा, क्षारक क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, तो देखो परिभाषा आसानी से याद रख सकते हो। क्या, ठीक, क्या लिखोगे, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक मिलकर अभिक्रिया, मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया करके जो लवण बनाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहते हैं। परिभाषा आपको लिखनी है, परिभाषा आप स्वयं लिखोगे। ठीक है ना, जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके जो लवण बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है बच्चों क्षारीय लवण। देखो इसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्षारक ताकतवर होना चाहिए और अम्ल क्या होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। तो देखो इसमें इसकी जो परिभाषा लिखोगे वो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें दुर्बल तो होगा अम्ल, ठीक है, और प्लस प्रबल क्या होगा, प्रबल होगा क्षारक। प्रबल क्या होगा बच्चों, क्षारक, क्योंकि क्षार की मात्रा, क्षार ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो परिभाषा क्या हो गई, जब दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, जब दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक उदासीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करके जो लवण बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। तो तीनों की परिभाषा आपको 100% याद हो गई होगी। याद हो गई हो तो लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो लवण के प्रकार भी आपको समझ में आ गए होंगे, इनकी परिभाषा आपको लिखनी है। परिभाषा की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर बता देता हूं। जब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक मिलकर उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके जो लवण बनाते हैं उन्हें उदासीन या साधारण या सामान्य लवण कहते हैं। जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक, जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक मिलकर उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके जो लवण बनाते हैं उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। और जब दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके जो लवण बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे कि जो लवणों से उत्पाद बनते हैं, लवणों से कौन कौन से रसायन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे और इनको हम बारी बारी से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आता है। तो देखो साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनते हैं। साधारण नमक से सबसे पहले बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसका नाम है NaOH। क्या नाम है बच्चों, NaOH। ये जो सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड आप देख रहे हो, इस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या कहते हैं? ये जो बनता है ये किससे बनता है? साधारण नमक से बनता है, ठीक है। दूसरा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। कई बार इसका फॉर्मूला पूछा गया, इसका सूत्र पूछा गया है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अभी हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आसानी से, ये भी किससे बनेगा? साधारण नमक से ही बनेगा। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद है दोने का सोडा। दोने का सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके साथ 10 जल के क्रिस्टलन अणु जुड़े रहते हैं, ठीक है। और अगला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, इसको भी हम ध्यान से समझेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है, ठीक है। तो अभी इनको हम बारी बारी से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमक से जो रसायन बनते हैं उनको हम विस्तार से समझेंगे, वो बनते कैसे हैं और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला रसायन है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका सूत्र है NaOH। तो देखो बच्चों, इसको बनाया कैसे जाता है? साधारण नमक से बनाया जाता है, मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड से इसको बनाया जाता है। तो क्या होता है, एक पात्र लिया जाता है और पात्र में पानी लिया जाता है और उस पानी में नमक को घोला जाता है, मतलब नमक का विलयन बनाया जाता है। फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब इसको चित्र से समझते हैं। इसका चित्र कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसको चित्र से समझेंगे तो हम क्या लेंगे, एक पात्र ले लेंगे, ठीक है। और इस पात्र में क्या करेंगे, जलीय विलयन, मतलब नमक का जो विलयन है ना वो डाल देंगे, मतलब पानी डाल देंगे इसमें, और पानी में क्या डाल देंगे, NaCl डाल देंगे, नमक डाल देंगे, ठीक है। तो ये पानी ले लिया हमने और इसमें डाल दिया हमने NaCl, ठीक है। एक तो इसमें है जल और एक क्या है, NaCl है, ठीक है। इनका विलयन हो गया। अब बच्चों क्या करे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे इसमें। क्या लगा देंगे? 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड आपने बैटरी या टॉर्च के सेल देखे हैं भाई? सेल को फोड़ोगे ना तो उसके अंदर एक ब्लैक सी निकलेगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड है। तो इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इन इलेक्ट्रोड को क्या किया, विद्युत से इनको क्या करेंगे हम, विद्युत धारा से संयोजित करेंगे, ठीक है। तो विद्युत में या तो सेल ले लेंगे या बैटरी ले लेंगे। अब इसमें एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। ये तो मान लीजिए धनायन है और ये ऋणायन है, ठीक है। अब ये जो धनायन है उसका नाम है एनोड कहते हैं भाई। पॉजिटिव जो होता है ना उसे क्या कहते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। अब जैसे हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये यहाँ पर आयनित हो जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा, आयनित, Na+ में और Cl- में। और जो ये जल है वो भी क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। जल वैसे तो कभी भी आयनित नहीं होता है, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनित हो जाता है। अब ये जो आयनित होगा वो होगा H+ और OH- में। H+ और OH- में ये क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, जो प्लस वाला है वो तो माइनस वाले पर चले जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस वाले पे आ जाएगा। मतलब जो Na है वो तो यहाँ आ जाएगा Na, ठीक है, और जो Cl है वो इधर आ जाएगा Cl, मतलब ये क्लोरीन गैस बन जाएगी और एक इधर ये हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। मतलब प्लस वाला माइनस से भी क्रिया कर लेगा और माइनस वाला प्लस से भी क्रिया कर लेगा, ठीक है। और ये जो OH बचा, ये OH इस Na के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। जैसे ये दोनों भी क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। साथ ही 2 गैस बनेगी, एक तो क्लोरीन गैस और एक कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। समझ में आया चित्र से। तो क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, उसमें नमक का विलयन डालेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल भी आयनित हो जाएगा, है ना, और NaCl भी आयनित हो जाएगा। प्लस वाला तो माइनस के सिरे पर जाएगा, माइनस वाला प्लस के सिरे पर जाएगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, NaOH का निर्माण हो जाएगा। जैसे मतलब अभिक्रिया बना के देखते हैं।
एक तो लिया हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, और उसका क्या किया, जलीय विलयन बनाया H2O। अब इसमें करी हमने विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो देखो एक तो क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ ही बनेगी हाइड्रोजन गैस और साथ ही बनेगी क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस भी बनेगी और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब देखो नमक लिया, उसका जलीय विलयन बनाया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी, और साथ ही कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। गैस है इसलिए हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है। ठीक है, अब देखो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, हाइड्रोजन यहाँ देखो 2 है तो यहाँ भी 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिया, लेकिन देखो यहाँ 2 लगाया तो सोडियम भी कितने हो गए, 2, तो यहाँ भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब यहाँ 2 लगाए थे, देखो हाइड्रोजन हो गए 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन हो गए 2, तो यहाँ 2 लगा दो। अब ये अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि एनोड पर कौन सी गैस प्रवाहित होती है तो कौन सी गैस, क्लोरीन, क्योंकि देखो ये माइनस में है तो पॉजिटिव आएगी, और कैथोड पर कौन सी गैस, ये हाइड्रोजन गैस, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर जाएगी। ठीक है, और कैथोड के जो पास है, यानी कि ये जो कैथोड है ना, इसके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, NaOH का विलयन बनता है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस चली जाएगी, क्लोरीन गैस, कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो विलयन बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैथोड पर बनेगा, इसके आसपास। ठीक है, ये भी क्रिया हो गई। अब देखो इसका उपयोग कहाँ होता है, अब देखो इसमें जो उत्पाद बने, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, एक हाइड्रोजन गैस बनी और एक क्लोरीन गैस बनी। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में होता है और मार्गरीन के रूप में होता है। ईंधन मतलब रॉकेट वगैरह जो होते हैं, रॉकेट, उनका जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन से ही उनका ईंधन होता है। ठीक है, दूसरा मार्गरीन के रूप में। अब देखो Cl2 क्लोरीन का उपयोग का जल की स्वच्छता में, जल को स्वच्छ करने में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। ठीक है, PVC पाइप बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो प्रोडक्ट बना NaOH, इसका उपयोग किया जाता है धातुओं से ग्रिज हटाने के लिए। दांतों पर जो ग्रिज लग जाता है, जंग लग जाता है या ग्रिज जो लग जाता है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। और एक उपयोग और लिख सकते हो आप, प्रयोगशालाओं में और उद्योगों में, प्रयोगशालाओं में और उद्योगों में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इसका निर्माण कैसे हुआ। देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अब देखो क्लोरोक्षार प्रक्रिया क्यों, देखो यहाँ एक क्लोरो मतलब Cl माइनस में है ना, तो ये तो क्लोरो और क्षार, देखो मतलब ये NaOH, ये एक क्षार ही है ना, इसलिए कहेंगे क्लोरो क्षार। Cl से क्लोरीन और H से कह दो आप क्षार, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आगे समझ में, चलो भाई अगला देखते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है विरंजक चूर्ण, CaOCl2। इसका जो फॉर्मूला है बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। हिंदी में देखो मतलब रासायनिक नाम Ca मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो देखो ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, बुझा हुआ जो चूना होता है ना, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का। बुझे हुए चूने में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो मुझे बताएंगे बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH2। देखो शुष्क बुझे हुए चूने में CaOH2 में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, ये होता है CaOH2। इसमें प्रवाहित करेंगे हम क्लोरीन गैस। ठीक है,
क्या कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे बच्चों? क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगा आपके, एक तो बनेगा CaOCl2 और साथ ही बनेगा जल, साथ ही क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। विरंजक चूर्ण कैसे बना? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने से क्या बन गया? आपके विरंजक चूर्ण बन गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये जो विरंजक चूर्ण है, तो जो ये विरंजक चूर्ण है इसका निर्माण कैसे हुआ? बुझे हुए चूने में हमने क्या गैस क्या प्रोवाइड की? क्लोरीन गैस प्रोवाइड करी, तो CaOCl2 का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो इसके उपयोग कहाँ कहाँ इसका काम में आता है। ये वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, और कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में कार्य करता है। क्योंकि देखो जो मतलब उनको साफ करता है, ये कागज को और जो वस्त्र होते हैं उनको साफ करता है। जो सभी जो कपड़े होते हैं वो पहले सफ़ेद रंग के होते हैं, बाद में उनके ऊपर क्या किया जाता है? कलर चढ़ाया जाता है। तो उनको साफ करने में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। या ऐसे समझ लो आपका जैसे कागज है, अब कागज कॉपी है अपनी, वो सफ़ेद ही होता है कागज। अब वो जब उसको प्रिंट करते हैं तो कभी कभी उस पर क्या होता है? दूसरे कलर का धब्बा रह जाता है। तो उस प्रकार के धब्बे वगैरह को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। रासायनिक उद्योगों में उपचायक मतलब कोई भी चीज़ यदि खराब होती है तो उसे बचाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। पीने का जो पानी होता है, जैसे अपने घरों में नलों का जो पानी आता है, 2, 4, 5 दिन में हम देखते हैं कि उस पानी में थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है ना स्मेल। तो वो जो स्मेल होती है वो किसकी होती है? विरंजक चूर्ण की होती है। मतलब पानी को शुद्ध करने के लिए, उसमें से कीटाणु वगैरह को खत्म करने के लिए क्या डाला जाता है? विरंजक चूर्ण डाला जाता है। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हो गए। बनाना सीख गए किसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है भाई, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो कमेंट जरूर करें, जिसको आ रहा हो वो लाइक जरूर करें। समझ में आ गया? अब तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो बनाया कैसे जाता है? कच्चे पदार्थों में NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडे का निर्माण किया जाता है। कच्चे जो पदार्थ होते हैं उनमें किसका प्रयोग करेंगे? NaCl का प्रयोग करेंगे। तो देखो कैसे बनेगा, एक तो लेंगे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसमें डालेंगे हम जल, ठीक है, क्या डालेंगे? जल डालेंगे, और साथ ही इसमें हम डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ ही डालेंगे NH3 अमोनिया। ठीक है ना? ये अगर हम इसमें प्रोवाइड करते हैं तो देखो जो आपके पास बनेगा, एक तो बनेगा NaHCO3 और साथ ही बनेगा NH4Cl बनेगा। ठीक है, तो देखो बेकिंग सोडा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडे का निर्माण किया जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसमें जल डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे और NH3 अमोनिया डालेंगे। तो जैसे ये डालेंगे तो एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, और साथ ही बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का। ठीक है, ये बनता है। ठीक है भाई, कैसे बनेगा? कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे, उपयोग करके बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसको जल में डालेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, NH3 डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप इसको गर्म करते हो, NaHCO3 को क्या करते हो? गर्म करते हो। क्या करते हो भाई? गर्म करने पर, इसको गर्म करोगे आप, ठीक है ना? इसको गर्म करोगे तो देखो क्या क्या बनेगा। इसको गर्म करने से जो बनता है ना, वो एक तो बनता है Na2CO3, साथ ही बनेगा जल, और साथ ही बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जल बनेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखो जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं
तो एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बनता है जल, और एक क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। अब आगे इसके उपयोग देखते हैं, किसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो देखो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, आप लोगों ने अच्छे तरह से देखा। कच्चे पदार्थों में NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। और जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो एक तो निकलता है Na2CO3, ठीक है, और साथ ही निकलता है जल, और साथ ही क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो बच्चों बेकिंग सोडा आपने अच्छी तरह से अपने घरों में देखा होगा। बेकिंग सोडा इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, है ना, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। क्या किया जाता है, जैसे कचौरी होती है, कचौरियों को फुलाने में, जो अपन बाटी बनाते हैं राजस्थान में घर पे, उसको फुलाने में, केक को फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसके उपयोग देखते हैं। खस्ता पकोड़े बनाने में, देखो अभी तो बरसात का सीजन आ गया, पकोड़ों की बहुत याद आती है ना। तो पकोड़े जो बनाए जाते हैं उनको फुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में, देखो पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग हो। तो पाउडर कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। अब देखो तीसरा है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव भाजी या केक के खमीर उड़ जाते हैं। क्योंकि देखो जब इसको हम गर्म करते हैं इसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जैसे हम केक बना रहे हैं तो उस केक के छिद्र कर देती है। छिद्र कर जाने से वो क्या है, फूल जाता है, वो क्या होता है, फूल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलने के, जब आप गर्म करोगे ना उसको, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो उनके छिद्र कर देती है, जिसके कारण वो क्या है, उसमें हवा टाइप बढ़ जाती है और वो फूल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो चौथा उपयोग है एंटासिड के रूप में। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना हमारे शरीर में, तो एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक अग्नि बुझाने का जो यंत्र आता है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। तो देखो आग ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की वजह से लगती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उस ऑक्सीजन को मतलब दूर कर देती है, धुआं सा निकलता है इसका, तो उसकी मात्रा को कम करती है, क्योंकि इसका आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक प्रयोग आप सब में लिख सकते हो, उद्योगों में एवं प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशालाओं में, ठीक है, ये सब में लिख सकते हो आप। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब चौथा जो प्रोडक्ट है वो है धोने का सोडा, यानी कि अपने कपड़े धोने का जो सोडा आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो देखो कपड़े धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। देखो सोडियम कार्बोनेट जो आपने क्या किया, इस बेकिंग सोडे को गर्म किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। तो इस सोडियम कार्बोनेट जो बना Na2CO3, अब हम इसमें प्लस क्या कर देंगे, क्रिस्टलन जल के अणु। तो कितने अणु, 10 अणु कर देंगे इसमें क्रिस्टलन जल के। कितने अणु मिला देंगे, 10 अणु मिला देंगे। तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O बन जाएगा, यानी कि आपके धोने का सोडा बन जाएगा। देखो आपने क्या किया, जो बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा हमने साधारण नमक से बनाया था। अब वो जो बेकिंग सोडा बना NaHCO3, उसको हमने गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बढ़ गया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें कितने अणु क्रिस्टलन जल के मिला देंगे, 10 अणु क्रिस्टलन जल के मिला देंगे। तो मिलाने से क्या बनेगा, मिलाने से बन जाएगा बच्चों धोने का सोडा, ठीक है, बन गया। अब देखो ये जो धोने का सोडा है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके क्या क्या उपयोग होंगे। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, किसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब देखो ये एक चीज़ और है, क्रिस्टलन जल क्या होता है। क्रिस्टलन जल होता है बच्चों, मतलब ये ज्यामितीय आकृति में होता है। ज्यामितीय आकृति में मतलब जैसे आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन पहले क्या है कि जो नमक आता था वो ऐसा नहीं आता था। पहले नमक मोटा आता था, मोटा मतलब गांव में जैसे ऊँट गाड़ी में बेचने आते थे नमक को, तो मोटा आता था नमक। तो उस नमक क्या, वो क्रिस्टलन की फॉर्म में होता था, क्रिस्टलन के अणु जुड़े रहते थे उसमें, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलन जल, ठीक है ना।
तो देखो समझ में आ गया, दोने का सोडा कैसे, बेकिंग सोडे को गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, उस सोडियम कार्बोनेट में 10 क्रिस्टलन जल के अणु मिलाए तो क्या बन गया, दोने का सोडा बन गया। अब देखो दोने का सोडा, आप भली बात इसके उपयोग बता सकते हो, क्या क्या उपयोग होते हैं कपड़े धोने के सोडे के, कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोने के सोडे का प्रयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज बनाने में, ठीक है। दूसरा जो उपयोग है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पाद में किया जाता है। बोरेक्स मतलब इसके बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं जिसको एक सेम मतलब शामिल ही नाम दे देते हैं बोरेक्स, है ना। इससे और भी उत्पाद बनाए जाते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, बोरेक्स दे दिया। चौथा उपयोग है घरों में साफ सफाई में, भली बात ही परिचित हो, कपड़े धोने में और साफ सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। देखो बहुत सी जगह का जो जल होता है वो कठोर होता है। कठोर मतलब वहाँ पर साबुन काम नहीं करते हैं, साबुन उस पर काम नहीं करते तो उसकी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, दोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट लिख सकते हो उद्योगों में एवं प्रयोगशालाओं में, ये तो आप सब में लिख सकते हो। आगे समझ में, दोने का सोडा क्या होता है। अब देखो लास्ट है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में POPP बोलते हैं, पुट्टी। अपने पुताई करते हैं ना, घरों में पुताई करते हैं, वही है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले ये पेरिस में बना था इसलिए इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखो बनता है, देखो इसका जो सूत्र है वो है CaSO4.1/2H2O। अच्छी तरह से सूत्र याद कर लेना क्योंकि बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध मतलब 1/2 है ना, तो अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। तो देखो कैसे बनता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनता है। जिप्सम जो होता है ना उसको 373 डिग्री पर गर्म करें जिससे क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब देखो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। यह जो फॉर्मूला है बच्चों ये है जिप्सम का, किसका है बेटा, जिप्सम का। अब इस जिप्सम के फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे 373 केल्विन पर। कहाँ कितने केल्विन पर गर्म करेंगे, 373 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो क्या करेगा, CaSO4.1/2H2O बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो देखो क्या किया, जब हमने इसको गर्म किया तो देखो सेम ही है फॉर्मूला, यहाँ 2 है वहाँ 1/2 है। तो इसने क्या करते हैं, 1.5 क्रिस्टलन अणुओं को त्याग दिया, और जब ये 1.5 क्रिस्टलन अणु को त्याग देगा तो क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब इसके उपयोग भी आप भली भांति जानते होंगे। POP पुट्टी, इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है। मूर्तियां जो बनाई जाती है वो इससे बनाई जाती हैं। सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान जैसे गमले बनाने में, है ना, और भी कई प्रकार के सजावटी सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपन घरों में ऊपर जो निकालते हैं ना, डिजाइनें निकालते हैं, वो भी इसी से निकाली जाती है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जब कहीं भी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है प्लास्टर, है ना। तो वो जो प्लास्टर होता है वो भी किसका होता है, POP का होता है, ठीक है। अगला है घरों की सतह को चिकनी करने में, पुताई करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक और लिख सकते हो, उद्योगों में एवं प्रयोगशालाओं में। तो बच्चों ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली जो क्लास होगी उसमें आपके इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अधिक से अधिक आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। थैंक यू।